Hello achievers, this is Yash and welcome back to SS T Point. So what we have to do in today's session, we have to learn about the forms of participles separately, है ना? So the first would be present participle. Why in the last session we completed the definition of participles and I promised you that from the next session we are going to learn about the forms of participle. So today is the turn of the present participle only, है ना? So आई गेव यू अ ग्लांस कि भाई जो डेफिनेशन ऑफ पार्टिसिपल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया था एंड आई स्लाइटली टोल्ड यू कि भाई जो फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपल्स होते हैं उनका काम क्या होता है ना? लेकिन फिर भी आज हम शुरुआत से स्टार्ट करेंगे, है ना? सो टुडे इज अ सेशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ पार्टिसिपल एंड द फर्स्ट फॉर्म वुड बी प्रेजेंट पार्टिसिपल, है ना? तो आई होप आपको डेफिनेशन रिमेंबर होगी। तो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फॉर्म एंड द फर्स्ट फॉर्म इज व्हाट? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मैंने लास्ट टाइम आई रिमेंबर कि भाई 2 एग्जांपल्स आई गिव यू, आई मेड यू अंडरस्टैंड। 2 एग्जांपल्स बताए थे जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है आईएनजी फॉर्म में, है ना? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? ये फॉर्म ऑफ अ वर्ब होता है इन द आईएनजी फॉर्म एंड इट एक्ट्स बोथ वर्ब्स एंड एडजेक्टिव, है ना? आई होप आपको जो डेफिनेशन है पार्टिसिपल की पता होगी बिकॉज़ इन द लास्ट सेशन आई टुक दैट सेशन ओनली फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ पार्टिसिपल्स, है ना? अब क्या है, हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में हमें क्या पढ़ना है कि भाई ये किस तरह का पार्टिसिपल होता है, ठीक है? पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि ये फॉर्म ऑफ अ वर्ब है, ये आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब है, ठीक है? यानी कि अगर किसी वर्ब के अंदर आप आईएनजी मिला देते हो, लगा देते हो, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है, ठीक है? और आपको पता है ये कंटीन्यूअस फॉर्म होती है किसकी? वर्ब की। जैसे आई एम लिविंग, आई एम टीचिंग, तो यहाँ पे हर एक वर्ब में क्या है? आईएनजी लगा हुआ है, तो इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे कि आई टोल्ड यू द डेफिनिशन इन द लास्ट सेशन अबाउट पार्टिसिपल की पार्टिसिपल जो है वर्ब तो होते ही हैं, साथ-साथ वो एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वुड डू द सेम एज़ आई टोल्ड यू कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का भी काम करेगा, एडजेक्टिव का भी करेगा। कैसे करेगा? आई एम गोना लेट यू नो। ठीक है? तो ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो काइंड ऑफ पार्टिसिपल है ये वाला, ये क्या करेगा? एक एक्शन को डिनोट करेगा जो कि इनकम्प्लीट है, यानी कि कंप्लीट नहीं हुआ है और चलता जा रहा है, यानी कंटीन्यूअस है ना? कंटीन्यूअस एक्शन को शो करने के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ होता है विथ आईएनजी फॉर्म। और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हम आईएनजी ऐड करते हैं टू द रूट वर्ड यानी कि बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब। बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी डाल दो, प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा और वो कंटीन्यूअस एक्शन को शो करेगा टुगेदर विद एक्टिंग एज़ एन एडजेक्टिव, है ना? चलिए, बहुत हो गई ये डेफिनेशन। अब आगे बढ़ेंगे विद सम एग्जांपल्स। जैसे वी हैव 3 एग्जांपल्स ओवर हियर। तो पहला क्या है? द बॉस इज लीविंग। इसका मतलब क्या हो गया? बॉस निकलने को है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा। बॉस निकल रहे हैं, इसका मतलब ये होगा। निकलने को है, उसके लिए अलग सेंटेंस होगा। लेकिन यहाँ पे आईएनजी फॉर्म है। जब भी तुम आईएनजी फॉर्म देखोगे, ये आईएनजी फॉर्म किस में लगी हुई है? जो लीव होता है, जो कि एक बेस फॉर्म है ना? रूट फॉर्म है इसकी। लीव लीव है ना? लीव क्या होता है? लीव का मतलब क्या होता है? निकलना। तो लीव क्या है? एक फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, ठीक है? अब इसमें मैंने क्या करा? आईएनजी को ऐड कर दिया, ठीक है? अगर मैं लीव के साथ आईएनजी ऐड कर दूंगा तो कंटीन्यूअस फॉर्म बन जाएगी लीव की, दैट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ अ वर्ब। अब यहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगा, उस एक्शन को शो करेगा जो चलता हुआ है या कंटीन्यूअस है। ये काम हो रहा है, सो रहा है, नहा रहा है, धो रहा है, इस तरीके से हम बोलते हैं ना। जो काम चल रहा होता है उसके लिए इस फॉर्म का यूज करेंगे। द बॉस इज लीविंग, इसका मतलब क्या हो गया? बॉस निकल रहे हैं। उसके बाद क्या है? आई शैल बी सिंगिंग, इसका मतलब क्या हो गया? मैं सिंगिंग कर रहा हूँगा, मैं गाना गा रहा हूँगा, ठीक है? होऊंगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे शैल आ गया, है ना? तो फ्यूचर को भी बताना है। तो एक वर्ब बता रही है फ्यूचर को, दूसरी वर्ब बता रही है एक्शन को, है ना? जो गाना गाएगा वो फ्यूचर में गा रहा होगा। उसके बाद है मारिया वाज प्लेइंग। मारिया वाज प्लेइंग का मतलब क्या हो गया? मारिया खेल रही थी। तो एक वर्ब बता रही है कि वो एक्शन जो है वो जो खेल रही थी वो पास्ट में हो रहा था। दूसरा एक्शन बता रहा है खेल रही थी और कुछ कर नहीं रही थी, क्या कर रही थी? खेल रही थी। तो आपको इन सब के बारे में ध्यान रखना है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म मतलब बेस फॉर्म में लगा दो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कंटीन्यूअस एक्शन को शो करेगा। ठीक है? आई होप यू आर गेटिंग इट। और उसके बाद कुछ इसमें और समझाना है? बस समझ में आ गया है आपके? ठीक है, चलो। हाँ, और हिंदी की इंडिकेशन आपको क्या हमेशा रहेगी? रहा है, ठीक है? इस तरीके से बोलते हैं ना, रहे हैं, ठीक है? और रही है। तो ये जो है 3 इंडिकेशन आपको ध्यान रखनी है। टू अंडरस्टैंड टू दीज़ आर द इंडिकेशंस फॉर द कंटीन्यूअस एक्शंस, ठीक है? इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कंटीन्यूअस एक्शंस तो ये हिंदी की फॉर्म है, ठीक है? मतलब हिंदी में आप इस तरीके से आपको इन वर्ड्स को पाओगे, रहा है, रहे हैं, रही है व्हेन यू हैव अ कंटीन्यूअस फॉर्म ऑफ एन एक्शन, है ना? ये बेसिक सी चीज़ें बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यूजेस ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। यूजेस ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज, है ना? कि भाई हमने समझ तो लिया कि भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है, डेफिनेशन तो समझ लिया। अब क्या इसके यूजेस कहाँ-कहाँ काम आएँगे ये, ठीक है? स्पीकिंग में भी एंड रिटन में भी।
तो पहला यूज क्या है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है, पहला यूज वही है जो कॉन्टिन्यूअस एक्शन को शो करना होता है। ठीक है, तो शो द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। तो जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना होता है किसी भी वर्ब में, तो उसमें ये नहीं सोचना होता कि ये प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, सभी में ये फॉर्म लगती है प्रेजेंट पार्टिसिपल की। ठीक है, तो इतनी टेंशन इसमें नहीं होती है सोचने की, क्योंकि प्रेजेंट में भी काम हो रहा होता है, पास्ट में भी हो रहा होता है और फ्यूचर में भी हो रहा होता है, तो तीनों के लिए आप आईएनजी फॉर्म लगा दो। सो नो टेंशन व्हाइल अप्लाइंग दीज वर्ब्स, these participles, है ना? Examples, Olivia was dancing, या Olivia was dancing, है ना? अब यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया कि ओलिविया नाच रही थी, ओलिविया नाच रही थी, तो इससे पता लग गया रही थी, है ना? थी क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे was है। तो एक वर्ब क्या करती है, एक वर्ब करती है टेंस को दिखाने का काम, टाइम को दिखाने का काम, और दूसरी वर्ब एक्शन शो करती है। ठीक है, एमा इज रीडिंग अ बुक, एमा इज रीडिंग अ बुक, कि भाई एमा क्या कर रही है, किताब पढ़ रही है ना? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। आई विल बी विजिटिंग द ताजमहल, मैं ताजमहल को जा रहा हूँगा, है ना? या ताजमहल को विजिट कर रहा हूँगा। यहाँ पे फ्यूचर की बात हो गई है। यानी कि तीनों सेंटेंसेस आई हैव टेकन, पहला जो पास्ट बता रहा है, दूसरा फ्यूचर और तीसरा हो गया आपका, सॉरी दूसरा प्रेजेंट के लिए एंड तीसरा आपका हो गया फ्यूचर के लिए, है ना? तो यानी कि सभी में आप किसका यूज कर सकते हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हो। चलिए पहला यूज कंप्लीट हो गया है एंड इट वाज वेरी इजी। अब है बी वाला, है ना? यानी कि सेकंड यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल्स एज एन एडजेक्टिव टू क्वालिफाई नाउन्स, यानी कि दूसरी बात आ गई पार्टिसिपल्स की। जैसे कि आई टोल्ड यू द डेफिनेशन, यू नो द डेफिनेशन, यू नो द कंसेप्ट बिहाइंड पार्टिसिपल्स, की ये होते क्या है, वर्ब के पार्ट होते हैं, यानी कि वर्ब की फॉर्म होती है बेस फॉर्म प्लस आईएनजी फॉर्म, है ना? लेकिन ये एडजेक्टिव का भी काम करते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव का काम करने वाला आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल का ये वाला रूल है। अब देखते हैं कि एडजेक्टिव का काम कैसे करेंगे और कैसे ये जो है एनहेंस करेंगे किसी भी नाउन को। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग मूवी, इट वॉज एन इंटरेस्टिंग मूवी। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग मूवी बता रखा है, इंटरेस्टिंग मूवी, तो यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग है, ये जो वर्ड है, ये क्या है, एक तरह का प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो आईएनजी फॉर्म में होता है ना? अब दूसरा, यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन शो नहीं कर रहा है। जो कॉन्टिन्यूअस एक्शन का मेथड था शो कराने का, वो हमने पहले देख लिया है ना? अब इस वाले में ये वर्ब का रोल अदा नहीं कर रहा है, ये एडजेक्टिव का रोल अदा कर रहा है। ठीक है, ये बता के जो मूवी थी वो इंटरेस्टिंग थी। ठीक है, यानी कि यू कैन वॉच इट। ठीक है, और ये क्या बता रहा है, कैरेक्टर बता रहा है। ठीक है, तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं वो क्या बताता है, कैरेक्टर बताता है, क्वालिटी बताता है किसी भी नाउन की, आई मीन आपको पता ही है एडजेक्टिव जो होते हैं नाउन को मॉडिफाई करेंगे। तो आप देख भी लो, ये इंटरेस्टिंग है, नाउन से पहले आ रहा है। ठीक है, तो ये एक तरीका और है कि पहचानने का कि प्रेजेंट पार्टिसिपल इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, व्हाई, बिकॉज़ इट इज कमिंग बिफोर अ नाउन। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो ट्रेडिशनली एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन से पहले आते हैं, जिसको मॉडिफाई करते हैं। तो ये भी क्या है, नाउन से पहले आ रहा है, दैट इज अ मूवी, है ना? मूवी इज अ नाउन, तो यहाँ से पहले आ रहा है तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना? तो इट वाज एन इंटरेस्टिंग मूवी, इसका मतलब है कि भाई वो एक बढ़िया मूवी थी। सो यू कैन वॉच इट। ठीक है, यू कैन हैव एन इंटरेस्ट इन दैट मूवी, है ना? नेक्स्ट है आर्थर इज एन अनोइंग गाय। अनोइंग का मतलब क्या होता है, अच्छा कैसे, इसको कुछ मत करो, वर्ब को लिख लो। अनोइंग है, मतलब एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल आपके सामने आ गया, उसकी वर्ब पहचान लो। अनोइंग जो है अनॉय से बना है, अनॉय मतलब होता है परेशान करना, इरिटेट करना। अनोइंग का मतलब क्या हो गया कि भाई उसका कैरेक्टर कैसा है, परेशान करने वाला। ठीक है, यानी कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है कैरेक्टर को शो करता है कि भाई इसका कैरेक्टर ऐसा है, यू वुड बी अनॉयड बाय हिम, कि भाई तुम इससे परेशान हो जाओगे। ठीक है, आर्थर इज एन अनोइंग गाय, इसका मतलब क्या होगी, ऐसा लड़का है कि भाई जिससे इरिटेशन होती है, जिसके पास जाने में इरिटेशन होगी। तो कैरेक्टर क्या है उसका, अनोइंग है, मतलब इट कैन इरिटेट यू, ही कैन इरिटेट यू, आई मीन। ठीक है, तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है, कैरेक्टर बताना, क्वालिटी बताना। तो उसकी क्वालिटी, उस बंदे की क्वालिटी ऐसी है आर्थर की कि भाई यू कैन गेट अनॉयड। ठीक है, अगर तुम उससे बात करते हो, पास जाते हो, बिकॉज़ ही इज वेरी अनोइंग, है ना? तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। वो अनोइंग नहीं है, वो मतलब वो इरिटेटेड नहीं है। ठीक है, दो तरह के होते हैं पार्टिसिपल्स, मतलब एक जो है खुद का कैरेक्टर बताएगा। ठीक है, दूसरा जो है उसका स्टेट बताएगा। तो ये कैरेक्टर बता रहा है कि भाई वो खुद इरिटेटेड नहीं है, वो ऐसा बंदा है कि भाई वो दूसरों को इरिटेट कर दे। तो ये दूसरों के लिए है। ठीक है, मतलब कैरेक्टर क्या होता है, कैरेक्टर से दूसरे भी प्रभावित होते हैं ना, उसी तरीके से समझने की कोशिश करो। वो खुद एनॉयड नहीं है, वो ऐसा बंदा है कि दूसरे उससे एनॉयड हो जाएंगे, है ना? जो मूवी है वो खुद इंटरेस्टिंग नहीं है, वो मूवी मतलब किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है ना? किसी चीज को करने में। मूवी ऐसी है कि वो इंटरेस्टिंग है, इफ समवन वॉचेस दैट मूवी, तो ही कैन गेट एन इंटरेस्ट इन दैट मूवी, इसका मतलब ये है।
ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब का मतलब क्या हो गया? पूरक, है ना, कि मतलब वर्ब के बारे में बताने का लिया। जैसे द मूवी वॉज इंटरेस्टिंग, सिंपल सी बात है, वही है। तो यहाँ पे वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट क्या है? मूवी कैसी थी। तो वर्ब को सपोर्ट करता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब बोला जाता है। तो कुछ नहीं है, बस इस तरीके से ध्यान रखो। आगे सेंटेंस को वर्ब के बाद फॉरवर्ड कर रहा है, क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। वो मूवी क्या थी? कैसी थी? इंटरेस्टिंग थी। ठीक है, तो इसको आगे फॉरवर्ड कर रहा है इंटरेस्टिंग ने, बस यही है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। आर्थर इज अनोइंग। आर्थर इज है, कैसा है? अनोइंग है। तो है कैसा है? अनोइंग है। तो अनोइंग यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस वर्ब इसका काम कर रहा है, मतलब उसको आगे सपोर्ट कर रहा है। ये मान लो, ये आगे उसको फॉरवर्ड कर रहा है सेंटेंस को आफ्टर द वर्ब। तो वर्ब का आंसर कर रहा है, इस तरीके से मान लो, है ना। एनॉय है, आर्थर है क्या है? एनोइंग है। तो एनोइंग कॉम्प्लीमेंट है, क्यों? क्योंकि ये जो है वर्ब का आंसर कर रहा है कि भाई आर्थर है लेकिन कैसा है? एनोइंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। डी, एज एन एडवर्ब। एज एन एडवर्ब का मतलब क्या हो गया? आपको पता है एडवर्ब का काम क्या होता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आई हैव टेकन मेनी लेक्चर्स ऑन एडवर्ब, तो आई होप दैट यू रिमेंबर एडवर्ब्स कि भाई व्हाट इज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब का काम होता है टू मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब। ठीक है, तो अब ये एडवर्ब की तरह कैसे काम करता है प्रेजेंट पार्टिसिपल? लेट अस सी। एडवर्ड रैन स्क्रीमिंग आउट ऑफ द रूम। अब यहाँ पे ये बोलना चाहता है कि भाई एडवर्ड भागा कमरे से बाहर, क्या करते हुए? स्क्रीम करते हुए, यानी कि चिल्लाते हुए। यानी कि जो एडवर्ब होता है वो किसको मॉडिफाई करता है? वर्ब को मॉडिफाई करता है ना, एक्शन को मॉडिफाई करता है। तो वो भागा कैसे भागा? चिल्लाते हुए। तो यहाँ पे जो स्क्रीमिंग है ना, वो एक तरह की एडवर्ब हो गई है। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि किस तरीके से भागा। एडवर्ब ऑफ मैनर। ही रैन, हाउ ही रैन? स्क्रीमिंग, व्हाइल स्क्रीमिंग, है ना। तो इसलिए यहाँ पे जो स्क्रीमिंग है वो ये बता रहा है कि जो एक्शन हो रहा है वो भाग रहा है, कैसे भाग रहा है? चिल्लाते हुए भाग रहा है। सो दैट इज वाई स्क्रीमिंग से हमें ये पता लग रहा है वो कैसे भाग रहा है ना। द मैनर ऑफ हिज रनिंग, ये पता लग रहा है। तो इसलिए जो स्क्रीमिंग है वो क्या हो गया आपका? एडवर्ब हो गया। और ये स्क्रीमिंग क्या आईएनजी फॉर्म में, इसका मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो कुछ ऐसे केसेस आपको मिल जाएंगे कि भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग एज अ वर्ब एंड एज एन एडजेक्टिव, ये एडवर्ब का भी रोल अदा कर देगा। ठीक है, तो बहुत सारे डाइवर्सिफाइंग रूल्स होते हैं किसी पार्ट ऑफ स्पीच के ग्रामर के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शी केम बैक स्माइलिंग, वो आई, कैसे आई? कैसे आई? स्माइल करते हुए आई। तो इसलिए स्माइलिंग क्या बन गया आपका? एडवर्ब बन गया है। एंड ये है क्या? ये एक्चुअली में है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि एक वर्ब का फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे स्माइलिंग है, बता रहा है कि हाउ शी केम बैक, है ना, हाउ शी केम बैक। तो ये मॉडिफाई कर रहा है किसको? केम को। तो एडवर्ब का काम ही क्या होता है? किसी वर्ब को मॉडिफाई करना। सो दैट इज व्हाई इट हैज बिकम एन एडवर्ब एंड इट इज एक्चुअली व्हाट इट इज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल इन द फॉर्म ऑफ आईएनजी, है ना। तो स्माइल के साथ आईएनजी लगा दिया, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गया, है ना। आई होप यू आर गेटिंग इट। आगे बढ़ जाते हैं। एक-एक सेंटेंस को मैं बहुत ढंग से समझाता हूँ ताकि जो है एक बार में समझ में आ जाए। चलिए, अब है यूज़ नंबर ई। यूज़ नंबर ई कुछ नहीं है, सिंपल सा है। कहता है कि अगर आप ये कुछ वर्ब्स देखते हो, सी हो गया, हियर हो गया, फाइंड, फील, नोटिस, वॉच, स्मेल, लिसन, ठीक है? और लिसन अकेला नहीं आता, लिसन के बाद टू आता है, ध्यान रखना, ठीक है? उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है? मतलब जिसके लिए वो वर्ब आई है, उसके बाद आप किसका यूज़ कर दो? प्रेज़ेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर दो, ठीक है? और यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है? मतलब आईएनजी फॉर्म ये शो करता है कि एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ, हिज फादर सॉ हिम स्मोकिंग। उसके पापा ने उसे स्मोकिंग करते हुए देख लिया। तो अब इस बात का ध्यान रखना, 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला कि ये जो सॉ है, ये इसमें से आई है, वर्ब और परसेप्शन, है ना? तो वर्ब और परसेप्शन जब भी आता है तो उसके बाद आप आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करोगे। आप रूट फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो, बेस फॉर्म भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? आप प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यूज़ कर सकते हो। दोनों में ये डिफरेंस होता है कि अगर आप बेस फॉर्म यूज़ कर सकते हो, जैसे अगर मैं बोलता हिज़ फादर सॉ हिम स्मोक, ऐसे भी यूज़ कर सकते थे, बेस फॉर्म भी यूज़ कर सकते थे। उसका मतलब थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई कंप्लीट स्मोकिंग करते हुए नहीं देखा, बस झलक देखी और आ गया, उसके पापा ने, ठीक है? अगर यहाँ पे मैं स्मोक का यूज़ करता, उसका मतलब ये हो जाता कि भाई उसने कंप्लीटली उसे स्मोक करते हुए देखा, फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। ठीक है, ये स्लाइटली छोटा-सा मतलब होता है, मतलब बट एसएससी में इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, इतना गहराई में एसएससी में नहीं पूछेगा। बस ये ध्यान रखो कि ये जितनी वर्ब्स हैं, उनके बाद आपको क्या यूज़ करना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, जैसे ऑब्जेक्ट हो गया और वहाँ पे एक्शन की रिक्वायरमेंट है कि भई क्या एक्शन करते हुए देखा, स्मोकिंग करते हुए देखा, तो वहाँ पे वो स्मोकिंग आएगा आईएनजी फॉर्म में, ठीक है? यानी कि जो वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में आएगी, दैट इज़ अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। नेक्स्ट, डू यू फाइंड मी बाइंग फ्रूट? अब यहाँ पे फाइंड भी क्या है? एक तरह की वो वर्ब है जिसके बाद अगर ऑब्जेक्ट आ जाता है, कोई भी ऑब्जेक्ट उसके बाद एक और वर्ब की रिक्वायरमेंट है, तो आईएनजी फॉर्म में यूज़ करो यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज़ करो, ठीक है? इसका मतलब क्या हो गया कि भाई तुमने मुझे फ्रूट खरीदते हुए पाया। क्या तुमने मुझे फ्रूट खरीदते हुए
पाया या ढूंढा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारी वर्ब्स आपको ध्यान रखनी है। इन सारी वर्ब्स के बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद उसकी एक एक्शन की जरूरत है, एक्शन की रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वहां पे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर सकते हो फॉर एन इनकम्प्लीट एक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यूज नंबर एफ, द वर्ब्स कैच और लीव। हाँ सॉरी, जो कैच होता है और लीव होता है, ये भी आप किसके साथ यूज करोगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ यूज करोगे। जैसे ही लेफ्ट मी सिटिंग अलोन, अब यहाँ पे लेफ्ट, लेफ्ट क्या है? लीव की ही क्या है? सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो यानी कि लीव या कैच, इसके बाद अगर कोई वर्ब की रिक्वायरमेंट है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आएगी, यानी आईएनजी फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो उसने मेरे को अकेला बैठा छोड़ दिया। ठीक है, उसने मेरे को अकेले छोड़ दिया, इसका मतलब ये हो गया। तो लेफ्ट के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद कोई वर्ब की रिक्वायरमेंट है तो सिट का सिटिंग कर दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया। अब आ कॉट और सॉरी, मेरे को थोड़ा लाइटनिंग मतलब होता है ना, रिफ्लेक्शन आता है, तो इस वजह से एक बार में नहीं पढ़ पाता हूँ, तो थोड़ा अच्छे से देखना होता है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे लाइटनिंग इशू है, तो इस वजह से सारे फॉन्ट्स एक जैसे नहीं दिखते हैं, थोड़ा सा लाइटनिंग हो जाती है, बस यही इशू है। चलिए कोई बात नहीं, ये हो जाएगा, इट इज नॉट अ बिग डील, है ना। चलिए, आवा कॉट हर बॉयफ्रेंड टॉकिंग टू हर सिस्टर, आवा ने अपने बॉयफ्रेंड को पकड़ा, किससे बात करते हुए? उसकी बहन से बात करते हुए। तो मेरे को नहीं लगता इतना बड़ा इश्यू है, कोई बहन से ही तो बात कर रहा है। ठीक है, और कुछ तो कर नहीं रहा, बात ही तो कर रहा है, तो पकड़ने वाली क्या बात थी? फिर भी हमें सेंटेंस बनाना था, मैंने बना दिया। ठीक है, तो आबा ने पकड़ा, तो कॉट किसकी फॉर्म है? सेकंड, कैच की। तो कैच आता है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद कोई, उसके ये पूरा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद कोई वर्ब की रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू दैट ऑब्जेक्ट, है ना। तो वहां पे आप आईएनजी फॉर्म यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हो। टॉकिंग आएगा, टॉक भी सही था, टॉकिंग भी सही है, मेरा कहने का मतलब ये है। So I've just shown you the like images and examples how you can employ present participle in a particular statement. चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब है जी, यूज नंबर जी, बी बिजी। बी बिजी का मतलब क्या हो गया कि अगर बिजी है उससे पहले कोई भी आप क्या लगा लो, तो भी वर्ब लगा लो, इज एम आर वॉज वर्ब। तो बिजी के बाद अगर कोई वर्ब की रिक्वायरमेंट है आगे, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज करोगे। ठीक है, जैसे रोनाल्ड इज बिजी अटेंडिंग अ मीटिंग। ठीक है, रोनाल्ड बिजी है क्या करते हुए? अटेंडिंग अ मीटिंग। ठीक है, यहाँ पे टू अटेंड लगाना गलत होता। ठीक है, इन्फिनेटिव का यूज करना गलत होता, केवल और केवल क्या आएगा? आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा। ठीक है, तो रोनाल्ड इज बिजी अटेंडिंग अ मीटिंग, रोनाल्ड बिजी है मीटिंग मीटिंग अटेंड करने में। उसके बाद है आई एम बिजी कंप्लीटिंग माई होमवर्क, मैं भी बिजी हूँ, यानी कि मैं बिजी हूँ कंप्लीटिंग माई होमवर्क। ठीक है, तो बिजी के बाद कोई भी अगर वर्ब की रिक्वायरमेंट है तो केवल और केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब है नेक्स्ट, यूज नंबर एच। यूज नंबर एच क्या कहता है? टू कंबाइन प्रिंसिपल। ठीक है, इतना बड़ा लिखा हुआ है, एक बार मैं समझा देता हूँ। अगर दो अलग अलग सेंटेंसेस है, कंप्लीट सेंटेंसेस, दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, उन दोनों को कंबाइन करना, यू कैन डू इट यूजिंग अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, बट शर्त यह है कि दोनों के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए। यानी कि दो सेंटेंसेस हैं, दोनों में सेम सब्जेक्ट है, एक्शन कोई भी कर रहे हो, यू कैन कंबाइन बोथ ऑफ दी सेंटेंसेस यूजिंग अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, बट प्रोवाइडेड व्हाट यू हैव टू डू, you should have what the same subject in both of the sentences। ठीक है, ये क्या है? आपके पास शर्त है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, चार्लॉट लुक्ड आउट ऑफ द विंडो। ठीक है, ये पहला एक्शन किया चार्लॉट ने। ठीक है, चार्लॉट लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, चार्लॉट ने खिड़की के बाहर देखा। ठीक है, अब सेकंड सेंटेंस स्टार्ट होता है, उसमें सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे चार्लॉट था, तो वहां पे चार्लॉट ही है। ठीक है, चार्लॉट वॉज स्माइलिंग। ठीक है, चार्लॉट चार्लॉट हंस रहा था, स्माइल कर रहा था। ठीक है, अब दोनों में आपको क्या देखना है? तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन कंबाइन दीज टू सेंटेंसेस। व्हाई? बिकॉज़ इसमें भी क्या है? चार्लॉट है एज अ सब्जेक्ट, इसमें भी चार्लॉट है एज अ सब्जेक्ट, यानी कि दोनों सब्जेक्ट सेम है, एक्शन कोई भी अलग अलग कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा इमीडिएटली बाद होना चाहिए, मतलब पास पास होने चाहिए एक्शन दोनों के, तब जाके आप कंबाइन कर सकते हो। ऐसे नहीं कि भाई पहले चार्लॉट ने क्या करा, खिड़की के बाहर देखा, उसके बाद थोड़ा अंदर जाके बीड़ी बीड़ी फूक ली, मतलब मैगी वैगी खा ली, सॉरी मैगी वैगी खा ली और वॉशरूम में होया, उसके बाद खिड़की के बाहर जाके स्माइल कर रहा है, नहीं। दोनों एक्शंस क्या होना चाहिए? इमीडिएट होने चाहिए, आस-पास होने चाहिए, सब्जेक्ट सेम होना चाहिए। ठीक है? तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करके कंबाइन कर सकते हो बोथ ऑफ द सेंटेंसेस, और ये ही करना चाहिए व्हाइल राइटिंग। व्हाई? बिकॉज़ कंसाइज़ इंग्लिश इज़ डिमांडेड एवरीवेयर। ठीक है? शॉर्ट सेंटेंसेस आर नीडेड एवरीवेयर। ठीक है? इन राइटिंग स्किल्स। ठीक है? तो आपको यही कोशिश प्रैक्टिस करनी है कि यू कैन कंबाइन बोथ ऑफ द सेंटेंसेस, लाइक चार्लॉट लुक्ड आउट ऑफ द विंडो स्माइलिंग। बस चार्लॉट लुक्ड आउट ऑफ द विंडो स्माइलिंग, है ना। तो इस पूरे सेंटेंस को हमने
इन दोनों सेंटेंसेस को हमने कंबाइन कर दिया इसमें, है ना? कितना सिंपल है कि भाई दोनों यही कह रहे हैं, दोनों सेंटेंस यही कह रहे हैं, उसने अपनी खिड़की के बाहर देखा स्माइल करते हुए, ठीक है? स्माइल करते हुए मतलब जब वो उसमें खिड़की के बाहर देख रहा था, तो स्माइल भी कर रहा था, ठीक है? तो दोनों के सब्जेक्ट सेम है, एक्शंस कोई भी हो, इमीडिएट होने चाहिए, आस-पास होने चाहिए, ठीक है? तो आप इस तरीके से आप कैसे कंबाइन कर सकते हो यूजिंग अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, यू कैन कंबाइन बोथ ऑफ द सेंटेंसेस। एक और एग्जांपल है, चाइल्ड वेंट आउट ऑफ द रूम, चाइल्ड जो है, बच्चा जो है, कमरे के बाहर निकला, चाइल्ड वाज़ क्राइंग, वो रो रहा था। अब यहाँ पे भी चाइल्ड है, वहाँ पे भी सेम चाइल्ड है, एक्शन कोई भी हो, ऑलमोस्ट पास-पास है, तो कैसे कर दिया मैंने कंबाइन, द चाइल्ड वेंट आउट ऑफ द रूम क्राइंग। So this is the use of fabulous use of present participle. But you cannot write over here like this. She left for Delhi on Sunday, reaching there on Monday. ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि एक्शंस पास-पास नहीं है, है ना? एक्शंस पास-पास नहीं है। मैंने आपको बताया था कि भाई एक्शंस जो होने चाहिए पास-पास होने चाहिए दोनों के सेम सब्जेक्ट के। जैसे उसने जो है संडे को दिल्ली से निकली और वहाँ पे जहाँ पे भी जा रही है वहाँ पे मंडे को पहुंची। यानी कि पूरे एक दिन का गैप हो गया। सो यू कैन नॉट राइट लाइक दिस। यू कैन नॉट कंबाइन दीज सेंटेंसेस यूजिंग अ प्रेजेंट पार्टिसिपल लाइक दिस। शी लेफ्ट फॉर दिल्ली ऑन संडे एंड रीच्ड देयर ऑन मंडे। हाँ, मतलब इस तरीके से आप लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो रीड का यूज हुआ है, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज नहीं हुआ है एंड आई डिड नॉट कंबाइन देम, है ना? आई कंबाइंड देम यूजिंग कंजंक्शन, मैंने एंड का यूज कर दिया है, ठीक है? वैसे कंबाइन नहीं किया यूजिंग अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। यानी कि अगर एक्शन पास पास नहीं है, ठीक है, तो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके उन दोनों सेंटेंसेस को हैविंग द सेम सब्जेक्ट कंबाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है? आप इस तरीके से लिख सकते हो, यू कैन कंबाइन, कंबाइन तब भी कर सकते हो लेकिन कंजंक्शन का यूज करके, जो कि एंड है। आपको पता है एंड क्या होता है, दो सेंटेंसेस को, दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को जोड़ सकता है। तो यहाँ पे एंड का मैंने यूज कर दिया, दो सेंटेंसेस को मैंने जोड़ दिया, है ना? तो ये भी क्या था, वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, ये भी मैंने वर्ब की सेकंड फॉर्म बना दी। सेम टेंस यूज कर दिया है इन बोथ ऑफ द क्लॉजेस, इन बोथ ऑफ द सेंटेंसेस एंड कंबाइंड देम यूजिंग अ कंजंक्शन एंड। तो इस तरीके से आप यूज कर दो, लेकिन प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज नहीं करोगे, ठीक है? आई होप यू आर गेटिंग इट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या है, अब है ये क्या कह रहा है, इन एडिशन, एक सेकंड मेरे को एक बार देख लेने दीजिए। हाँ, इन एडिशन टू दिस, इसके साथ साथ दो डिफरेंट एक्शन अगर हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, सेम सब्जेक्ट के, द फर्स्ट, हाँ, तो मतलब ये है कि अगर दो अलग अलग एक्शन आप कर रहे हो, ठीक है, दो अलग अलग एक्शन सेम सब्जेक्ट के द्वारा हो रहे हैं, तब तो मैंने बोला था कि दोनों एक्शंस पास होने चाहिए, मतलब एक दूसरे से रिलेट होने चाहिए। लेकिन अगर कोई दो एक्शन है, ठीक है, बाय द सेम सब्जेक्ट्स, है ना, सेम सब्जेक्ट ही कर रहे हैं उन दो एक्शन को, तो उस केस में आपको फर्स्ट एक्शन आप शो कर सकते हो यूजिंग अ प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है? एक एक्शन अलग है, दूसरा एक्शन अलग है, बोथ ऑफ द एक्शंस आर डन बाय द सेम सब्जेक्ट। तो आपको पहला एक्शन जो पहले हो रहा है, ठीक है? जो पहले हो रहा है, उसके लिए उसके साथ आप प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दो। जैसे शी क्लोज्ड द डोर, उसने दरवाजा बंद कर दिया। शी वेंट टू द बेड, ठीक है? वो बेड पे चली गई, ठीक है? अब यहाँ पे पहला एक्शन कौन-सा हुआ है? क्लोज द डोर, उसने पहले दरवाजा क्लोज किया। तो आप उस तरीके से आप यूजिंग अ प्रेजेंट पार्टिसिपल विद द फर्स्ट एक्शन आप यूज़ कर सकते हो प्रेजेंट पार्टिसिपल को व्हाइल कंबाइनिंग देम। ठीक है? या कॉमा लगा दो, कॉमा लगा के भी आप काम कर सकते हो। ठीक है? मेरा कहने का मतलब ये है, अगर सेम सब्जेक्ट है, 2 अलग-अलग एक्शन कर रहा है, तो जो 2 अलग-अलग एक्शन होंगे थोड़े से स्पैन ऑफ टाइम में होंगे, तो जो पहला एक्शन होगा, उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो यूजिंग द प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है? सेम सब्जेक्ट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है? एक और एग्जांपल, एमिली टूक आउट ऑफ हर फ़ोन, सॉरी, टूक आउट ऑफ हर नहीं है, आउट हर फ़ोन, है ना? एमिली टूक आउट हर फ़ोन, ठीक है? एमिली ने अपना फ़ोन निकाला। एमिली कॉल्ड हर हस्बैंड, एमिली ने अपने हस्बैंड को कॉल किया। दोनों सेंटेंसेस क्या है? अलग-अलग एक्शन है, ये हैविंग द सेम सब्जेक्ट, दोनों में सेम सब्जेक्ट है। अब जो पहला एक्शन हुआ है, उसपे क्या लगा दो? प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा दो। टेकिंग आउट द फ़ोन, ठीक है? टेकिंग आउट द फ़ोन, यहाँ पे टेकिंग आउट ऑफ द फ़ोन होना चाहिए था, बाकी ठीक है, ये भी सही है। तो पहले फ़ोन निकाला, ठीक है? एमिली कॉल्ड हर हस्बैंड। ठीक है? यानी कि दूसरे एक्शन में आप प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं लगाओगे, पहले एक्शन में प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाओगे, ये शर्त है। अगर 2 एक्शन्स अलग-अलग हो रहे हैं बाय द सेम सब्जेक्ट्स। ठीक है? यहाँ पे बढ़ करके मैंने लिखा हुआ है, कमिंग आउट ऑफ द हाउस जॉर्ज ग्रैब्ड हिज कॉलर। अब यहाँ पे सेम सब्जेक्ट नहीं है, जॉर्ज अलग सब्जेक्ट है और कॉलर जो हिज है यहाँ पे, अपना तो कॉलर पकड़ेगा नहीं ना, हिज कोई और होगा, तो वहाँ पे हिज जो है वो अलग सब्जेक्ट है। तो यानी कि अगर आपके पास सब्जेक्ट्स अलग-अलग हैं, तो आप उनको कंबाइन नहीं कर सकते हो यूजिंग द प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये कहना चाह रहा है कि भई वो अपने घर से बाहर निकला, उसके बाद जॉर्ज ने उसका कॉलर पकड़ लिया। ठीक है? यानी कि 2 एक्शन हुए हैं। पहला एक्शन पता नहीं किसके द्वारा किया गया है, दूसरे एक्शन में जॉर्ज ने क्या करा, किसी की गुद्दी पकड़ी है ना, कॉलर पकड़ा है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि भाई जॉर्ज ने अलग एक्शन किया है और जिसका कॉलर पकड़ा जा रहा है उसका अलग एक्शन है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गए अलग-अलग, तो दैट इज व्हाई दीस सेंटेंसेस कैन नॉट बी कंबाइंड यूजिंग अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक्चुअली दे कैन नॉट बी कंबाइंड एट ऑल। ठीक है? हो ही नहीं सकते कंबाइन।
ठीक है, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। आगे बढ़े। उसके बाद है नेवरदीलेस। नेवरदीलेस का मतलब क्या हो गया, ऐसा होने पर भी, मतलब मैंने आपको बता दिया कि भाई आप, हाँ, दो एक्शंस को बाय द सेम सब्जेक्ट्स, डन बाय द सेम सब्जेक्ट्स, आप कंबाइन कर सकते हैं यूजिंग अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। बट कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक्शंस अलग अलग सब्जेक्ट के द्वारा किए जा रहे हैं, वो भी कंबाइन किए जा सकते हैं। इस केसेस में, मतलब रेयर केसेस में होता है पर हो जाता है, ठीक है, किए जा सकते हैं यूजिंग अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। बट डू नॉट वरी, इतना लेवल का एसएससी में नहीं पूछा जाएगा। फिर भी मैंने ऐड कर दिया बिकॉज़ वो जो मैं आपको पीछे यहाँ तक है ना, यहाँ तक अधूरा छोड़ के नहीं जाना चाहता था। बिकॉज़ कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे या कुछ टीचर्स कैन बी वाचिंग या कैन वॉच इन फ्यूचर, मेरे अगर कोई लेक्चर देख रहा होगा, कोई भी देख रहा होगा, तो वो कमेंट कर सकता है कि भाई मैंने अधूरा पढ़ाया है, कि भाई उनको पता होगा, ठीक है, दे नो, दे विल नो और दे गेट टू नो कि भाई अ, मतलब अलग-अलग सब्जेक्ट्स के जो एक्शंस होते हैं उनको भी यूजिंग अ प्रेजेंट पार्टिसिपल कंबाइन किया जा सकता है। तो वो कमेंट कर सकते हैं, या दे कैन हैव अ बैड इमेज कि भाई इसको पूरा नहीं आता है, इस टीचर को पूरा नहीं आता है। सो दैट इज़ व्हाई मैंने एक अलग स्लाइड इसी के लिए ली है कि अलग-अलग एक्शन, ठीक है, बाय द डिफरेंट सब्जेक्ट्स कैन बी कंबाइंड यूजिंग अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। बट इतना गहराई में शायद ही आया एसएससी के अंदर, फिर भी मैंने इसलिए ऐड कर दिया ताकि ये ना हो कि भाई मैं अधूरा कांसेप्ट पढ़ा के चला जाऊँ। ठीक है, बस यही रीज़न है इसको ऐड करने का। आई वांटेड टू टेल यू एंड आई ऑलवेज़ वांट एंड आई विल ऑलवेज़ वांट टू टेल यू कि भाई ईच एवरीथिंग शुड बी कवर्ड इन माय लेक्चर, ठीक है? कुछ भी मैं छुड़ाना नहीं चाहता हूँ। इफ आई टॉक अबाउट योर एसएससीज़ आउटलुक, है ना? चलिए, तो अभी ये कह रहा है कि भाई अगर अगर 2 अलग-अलग सब्जेक्ट हैं, अलग-अलग एक्शन कर रहे हैं, तब भी आप उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल से मतलब कंबाइन कर सकते हो। जैसे आई हर्ड हर, ठीक है? आई हर्ड हर, मैं इसको किसमें तोड़ रहा हूँ? अलग-अलग सेंटेंसेस में तोड़ रहा हूँ। पहला क्या है? आई। आई क्या हो गया? एक सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट नंबर 1, ठीक है? आई हर्ड हर, मैंने उसे सुना। प्लेइंग द पियानो, प्लेइंग द पियानो का मतलब क्या है कि भाई सिंपल सी बात है, वहाँ पे शी वाज़ प्लेइंग द पियानो, ठीक है? शी वाज़ प्लेइंग द पियानो। कहना सिंपल सी बात है, 2 सेंटेंसेस कैसे सेपरेट होंगे कि आई हर्ड हर ये पहला सेंटेंस होगा, दूसरा क्या होगा? शी वाज़ प्लेइंग द पियानो, यानी कि 2 सेंटेंसेस में सब्जेक्ट भी अलग-अलग है और एक्शन भी अलग-अलग है। तो सब्जेक्ट अलग-अलग है, तो मैंने आपको बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल कंबाइन नहीं कर सकते हैं, फिर भी आप कर सकते हो। कैसे करोगे? आप जो पहला सब्जेक्ट होगा, उसका जो ऑब्जेक्ट होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, उसके इमीडिएटली बाद आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर दो और वो प्रेजेंट पार्टिसिपल शो कर रहा होगा एक्शन किसका? इस वाले सब्जेक्ट का, यानी कि दूसरे वाले सब्जेक्ट का, ठीक है? आई नो कि भाई थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, दैट इज़ व्हाई मैंने पहले ही बता दिया कि भाई इतना गहराई में एसएससी में नहीं पूछेगा। फिर भी मैंने आपको बता दिया, हू कैन अंडरस्टैंड प्लीज़ अंडरस्टैंड, अदरवाइज़ इफ यू आर हैविंग सम डिफिकल्टी, तो आप क्या कर सकते हो, पहले पहले वाला बेसिक कांसेप्ट क्लियर कर लो, उसके बाद इस पे आ जाना, ठीक है? तो आई हर्ड हर, ये पहला हो गया सेंटेंस, ठीक है? शी वाज़ प्लेइंग द पियानो, ठीक है? ये हो गया दूसरा सेंटेंस। अब आपको क्या करना है, कंबाइन करना है यूजिंग अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो आपको क्या करना है, जो पहला सब्जेक्ट है, आई हर्ड हर, उसमें जो हर है, ठीक है? उसमें जो हर है वो क्या ऑब्जेक्ट है? इसका, ठीक है? तो इस ऑब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ कर दो और वो प्रेजेंट पार्टिसिपल उस एक्शन को शो करेगा जो दूसरा सब्जेक्ट कर रहा है। कौन क्या कर रहा है वो? प्लेइंग द पियानो, पियानो बजा रहा था, है ना? पियानो बजा रही थी आई मीन। तो यहाँ पे इस तरीके से आप कंबाइन कर सकते हो। किसको? 2 sentences having different subjects doing different actions, ठीक है? आई हर्ड हर प्लेइंग द पियानो, मैंने उसे सुना पियानो बजाते हुए, ठीक है? आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, मोर ओवर का मतलब क्या हो गया? कुछ वर्ड्स होते हैं जो आईएनजी फॉर्म में होते हैं, ठीक है? आप उसको यूज़ कर सकते हो इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस दैट हैज़ नो रेफरेंस ऑफ एनी सब्जेक्ट, मतलब ये कुछ वर्ड्स हैं आईएनजी फॉर्म में, जजिंग, बेयरिंग, कंसर्निंग, कंसिडरिंग, रेफरिंग, रिगार्डिंग और रिस्पेक्टिंग, ब्रॉडली स्पीकिंग, व्यूइंग, ठीक है? तो ये आपने वर्ड्स है ना देखे होंगे, आईएनजी फॉर्म में बहुत बार देखे होंगे। दे आर यूज्ड वेरी मच इन राइटिंग स्किल्स, ठीक है? राइटिंग्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, लेटर्स एंड पैराग्राफ्स, एसेज में बहुत यूज़ होते हैं, ठीक है? तो इससे क्या होती है, इंग्लिश थोड़ी फॉर्मल बन जाती है। अब इसमें बस यही समझना है कि यू कैन यूज़ दीज़ आर द फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, सो यू कैन यूज़ देम, एम्प्लॉय देम इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, और इस जब भी आप इन वर्ड्स को यूज़ करोगे तो वहाँ पे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है? सो दे आर जनरली यूज्ड विदाउट एनी रेफरेंस ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है? तो सब्जेक्ट की रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इन सारे वर्ड्स में। कैसे समझाने का मतलब समझाऊँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। कंसिडरिंग द सर्कमस्टेंसेस ही वाज़ रियली इनट्रैक्टेबल। इनट्रैक्टेबल का मतलब क्या हो गया? नॉट मैनेजेबल, ठीक है? हू कैन नॉट बी मैनेज्ड मतलब।
जिसको मैनेज नहीं किया जा सकता उसे इंट्रैक्टेबल बोला जाता है। अब यहाँ पे ये क्या कहना चाहता है, कंसिडरिंग द सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस क्या होता है, नतीजे देखते हुए, ठीक है, ही वाज रियली इंट्रैक्टेबल। अब यहाँ पे जो कंसिडरिंग है ना, इसका सब्जेक्ट के रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, कौन कंसिडर कर रहा है नतीजों को, सर्कमस्टेंसेस को, ये बताने की जरूरत नहीं है, तो दे आर जनरली यूज्ड, ठीक है। सो दे वी डू नॉट हैव टू शो द रेफरेंस ऑफ एनी सब्जेक्ट व्हाइल एम्प्लॉयिंग देम इन अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, ठीक है। तो कंसिडरिंग द सर्कमस्टेंसेस ही वाज रियली इंट्रैक्टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है कि कौन कंसिडर करेगा सर्कमस्टेंसेस को कि भाई वो सच में मैनेज नहीं किया जा सकता था या वो अनमैनेजेबल था, है ना। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो बताने की जरूरत नहीं है कि भाई उस नतीजों को कौन कंसिडर कर रहा है। उसके बाद है बेयरिंग। बेयरिंग का मतलब क्या होता है, है ना। इसके अलावा एनी अदर ऑब्स्टेकल्स, आई एम गोइंग टू विजिट मनाली इन दिस विंटर, मतलब कि भाई इन सब ऑब्स्टेकल को छोड़ के मैं वही जा रहा हूँ मनाली घूमने के लिए इस विंटर, ठीक है। तो यहाँ पे कौन उस ऑब्स्टेकल को इग्नोर करेगा, ठीक है, या उनको छोड़ेगा, ये बताने की जरूरत नहीं है, यानी कि सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है कि भाई उन ऑब्स्टेकल्स पे कौन गौर कर रहा है ना। तो ये जो सेंटेंस है विदाउट सब्जेक्ट है, बिकॉज वाई, बिकॉज यहाँ पे क्या है, प्रेजेंस है किसका, इन सारे वर्ड्स का, विच आर एक्टिंग एज अ प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड दे डू नॉट वांट नीड एनी रेफरेंस ऑफ एनी सब्जेक्ट, ठीक है। तो भाई इसका मतलब क्या हो गया कि भाई इन सारे ऑब्स्टेकल्स मतलब दूसरे जो ऑब्स्टेकल्स हैं उनको छोड़ के मैं जो है उनको भुलाकर मैं जो है कहाँ जा रहा हूँ, मनाली जा रहा हूँ सर्दी, ठीक है। I hope you are getting it. And with this, our session is completed. Yeah, totally completed. Present participle कंप्लीट हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो पार्टिसिपल का हमने छोटा सा लेक्चर लिया था, एंड आई टोल्ड यू कि भाई हम सेपरेटली सेशंस लेंगे फॉर द काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, तो वी डिड इट, है ना। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, आई होप यू गॉट सेटिस्फाइड विद माय लेक्चर टुडे, एंड इसका ठीक-ठाक हमने गुड स्पैन ऑफ टाइम में हमने कंप्लीट कर लिया है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एंड नाउ वी आर गोइंग टू वाइंड अप एंड वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट lecture doing what, doing past participle, है ना। तो in the next lecture we are going to learn about past participles, and then we are going to learn about perfect participle, and then our participle would be completed। उसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे, tenses, है ना। तो tenses स्टार्ट करेंगे। until then what you have to do, keep on learning and be focused and have fun. Bye bye, take care and sayonara.